Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome back to our channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग टॉपिक ऑफ द वीक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कवर अप करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, just give me a minute. Let me have a tech check. Let me see, am I perfectly audible or not? And then we'll start with the session. Just give me a minute. इसमें आज हम लोग yeah. I think seems all fine with the audibility and visibility. So, good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Arkash. Good evening, Mansi. Hi, Arkita. Hi, hi. Chala. So, if I'm not wrong, am I? If I'm not wrong, I think am I perfectly audible and visible? बाकी आप लोग मुझे बताओ in the chat box. Am I perfectly audible and visible? Right? वैसे देखा जाए क्या आई थिंक इट सीम्स फाइन विद द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो देखा जाए तो एवरी वीक वी कम अप विद अ सेशन, राइट. एक हमने सीरीज स्टार्ट करी है कि एवरी वीक वी कम अप विद अ टॉपिक ऑफ द वीक. तो उस हफ्ते का जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम उस पर सेशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिकली उसका पूरा 360 डिग्री रिव्यू लेता है. और अगर हम इस वीक की बात करें, सो इन दिस वीक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली क्लैट एंड एलिट, दैट इज के जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था एंड उसके वन ऑफ द को अक्यूज्ड, राइट, दैट इज राणा को एक्सट्रेडिट किया गया इंडिया में. सो when we talk about our एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या क्या चीजें कवर अप करने की जरूरत है. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें सेशन के अंदर कवर करना है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं. इट मींस करंट कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो करंट कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ऐसा क्या हुआ है ना जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ा. देन we jump onto this personality, this person, right, जिनको एक्सट्रेडिट किया गया है इंडिया में. बेसिकली अगर हम बात करें तो ही इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन. सो बेसिकली ही वाज बोर्न एंड बॉट अप इन पाकिस्तान, बट फिर ये कनाडा में चले गए और कनाडा में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली आफ्टर लूजिंग दी पाकिस्तानी सिटीजनशिप. और उसके बाद इन्होंने मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 26/11, उसके अगेन वन ऑफ द मेन परपेट्रेटर डेविड हेडली के बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड है एंड इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन. इनका भी बहुत बड़ा हाथ था 26/11 मुंबई अटैक में, है ना. तो इस पर्सन को फाइनली इंडिया में एक्सट्रेडिट किया जाएगा और ये हमें देखना है कि इंडिया में एक्सट्रेडिट जो हुआ उसके पीछे रीजन क्या है ना, ऐसा उन्होंने क्या किया, तो इनके बारे में हम समझेंगे. एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट yeah, so we'll also understand about 26/11 मुंबई अटैक कि मुंबई अटैक जो हुआ था, और देखा जाए तो हमारे देश का अभी तक का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक, दैट इज 26/11 मुंबई अटैक दैट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 2008. उसका हम पूरा ब्रीफ देखने वाले हैं एंड उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर फिर 26/11 के बाद कौन कौन से मेजर लॉज आए जिससे हमारे देश में टेररिज्म को लेकर चीजों को इंप्रूव किया गया. मेजर कौन कौन से नए लॉज लेके आए वो भी हम देखेंगे. और एट द एंड जो हमें देखना है, और दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दैट इज टू अंडरस्टैंड एक्सट्रेडिशन. व्हाट इज एक्सट्रेडिशन, टाइप ऑफ एक्सट्रेडिशन, एंड इंडिया और यूएस के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी, एंड एट द एंड इंडिया के अंदर एक्सट्रेडिशन को लेकर कौन कौन से लॉज हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है. तो इन सारी चीजों को आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं. सो गाइस, ब्रेस योरसेल्फ, लिसन इट वेरी केयरफुली. If you want to make notes, please do make your own notes with your own hand, right? It's very necessary. एंड अगेन एक लीगल का कॉन्सेप्ट आपको, इंटरनेशनल लॉ लीगल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत हद तक आसान होता हुआ नजर आएगा क्योंकि हम एक्सट्रेडिशन इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, राइट. चलो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट why in the news, right, to why is something which is the most prominent question जो हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि why in the news is a question जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है
कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, राइट? एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और वो जानना बहुत जरूरी है। तो भाई अगर हम बात करें, सो देयर इज वन पर्सन जिनका नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, राइट, जिनकी अभी फोटो दिखाई गई। सो तहव्वुर हुसैन राणा, ही इज वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर in what of the 26/11 terror attack, right? 26/11 terror attack जो हुआ था मुंबई में in the year of 2008, right? उसके one of the key conspirator है ना? उनको दिल्ली में, वो दिल्ली में आ चुके हैं। he was arrived कब? on Thursday, right? So today we are standing on Friday, तो yesterday वो का क्या हुआ? yesterday he arrived on Delhi, in Delhi, following what? क्योंकि उनका एक्सट्रेडिशन हुआ है कहां से? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो व्हाट हैपेंड? तो बेसिकली 26/11/2008 का जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ, तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये पता किया कि अपार्ट फ्रॉम द टेररिस्ट देयर आर सम पीपल हु फैसिलिटेटेड and who perpetrated this 26/11, and that is one of the co-accused कौन थे? That is तहव्वुर हुसैन राणा। लेकिन at the time of the investigation ये राणा साहब कहां पर रह रहे थे? इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? ऑब्वियसली बात है इंडिया की जो एजेंसीज हैं, इंडिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट आपकी फोर्सेज हैं, उनका जो डोमेन है, उनकी जो टेरिटरी है, दैट इज इंडिया, वो इंडिया में काम कर सकते हैं। बट अब इंडियन हमारे इन्फोर्समेंट फोर्सेस के लोग वो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं जा सकते, राइट? दे कैन नॉट गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दे कैन अरेस्ट और ब्रिंग बैक राणा, राइट? नहीं तो फिर वो यूएस की गवर्नमेंट बोलेगी कि हाउ इंडियन ऑफिसर्स आर अलाउड टू वर्क इन आवर सॉइल, इन आवर लैंड। हमारा देश है, हमारे देश में हमारा लॉ होगा, हमारे देश के लोग होंगे, ये इंडियन इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, व्हाई दे आर कमिंग टू यूएसए? तो ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भैया हमारे देश का जो मेजर टेरर अटैक हुआ था 26/11, उसका वन ऑफ द की परपेट्रेटर तहव्वुर हुसैन राणा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, शिकागो में। आप उनको अरेस्ट कर लो, आप उनको कस्टडी में ले लो। उसके बाद वी विल डिस्कस कि हम आपके देश से उनको हमारे देश में कैसे लेके आएंगे, मतलब कैसे हम आपके देश से एक्सट्रेडिट करेंगे, वील डिस्कस ऑन दैट। तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फाइनली यूएस में रह रहे तहव्वुर हुसैन राणा को अरेस्ट किया। अब अरेस्ट हुए तो इंडिया ने फिर क्या किया? इंडिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी, है ना? सो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का मतलब, एक्सट्रेडिशन अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ब्रीफली आप ये समझो, एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है एक्सट्रेडिट करना, राइट? दैट मींस इफ इंडिया इज एक्सट्रेडिटिंग फ्रॉम अनदर नेशन, दैट मींस व्हाट? कि उस देश में जो इंसान रह रहा है, हो सकता है कि उस देश में वो क्रिमिनल ना हो, बट जो एक्सट्रेडिट करना चाहता है, जो लेकर आना चाहता है, उस देश के लिए शायद वो क्रिमिनल हो, और वो देश उसको वापस हमारे देश में लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे देश में क्राइम कमिट किया, हमारे देश के लॉ को इन्फ्रिंज किया, और इसीलिए उनको पनिश किया जाए हमारे देश के लॉ के हिसाब से, राइट? एंड दैट इज व्हाई इंडिया ने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे जुडिशियल फंक्शनैलिटी से गुजरे, और तब जाकर फाइनली तहव्वुर हुसैन राणा को एक्सट्रेडिट करने में हम सक्सेसफुल रहे, राइट? और हुआ क्या था कि इवन दो तहव्वुर हुसैन राणा ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टॉप कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल करी थी कि हमारा एक्सट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, बट फाइनली उनकी अपील रिजेक्ट हुई। और जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी अपील रिजेक्ट कर दी टू स्टॉप द एक्सट्रेडिशन, तब जाकर इंडिया ने उनको एक्सट्रेडिट किया आपका ऑन थर्सडे। कहां पर? दिल्ली में। तो फाइनली अभी वो तिहाड़ जेल के अंदर है ना? अभी उनके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद दी राणा साहब उनको फाइनली पनिशमेंट दी जाएगी। बट हुआ क्या? लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ही तहव्वुर हुसैन राणा हमारे देश में कदम रखते हैं ना, तो कदम रखने के पहले ना उनको पहले अरेस्ट किया गया था। कब? हु वाज अरेस्टेड इन शिकागो, इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ 2009, राइट? 2009 में उनको अरेस्ट किया गया, द ईयर आफ्टर द टेरर अटैक, राइट? तो ईयर आफ्टर, सो द टेरर अटैक हैपेंड इन
26/11/2008। सो जैसे ही टेरर अटैक हुआ उसके एक साल बाद तहव्वुर हुसैन राना को शिकागो में अरेस्ट किया गया, और वो ऐसा टेरर अटैक था मुंबई के अंदर जिसमें 166 पीपल दे वर किल्ड, राइट, दे वर किल्ड। आगे वही बोला गया दैट ही विल बी प्रोसिक्यूटेड बाय हूम, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट हमारे देश में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, वो बेसिकली 26/11 टेरर अटैक के बाद ही क्रिएट की गई, राइट। उसके पहले हमारे देश के अंदर एनआईए था ही नहीं। एनआईए 2008 में जब टेरर अटैक हुआ उसके बाद पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया, बिल को पास किया गया, और तब जाकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, एनआईए एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है, और तब से हमारे देश में एनआईए आई है ना। और एनआईए हमारे देश की टॉप मोस्ट एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ओनली इन दी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो हमारे देश के अंदर कोई टेरर एक्टिविटी होती है, टेरर अटैक होता है ना, राइट, सो उसमें कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? नॉट सीबीआई, नॉट ईडी, नॉट सीबीआई, राइट, नॉट इवन सीआईडी। कौन इन्वेस्टिगेट करने वाला है? दैट इज एनआईए। तो टेरर अटैक में देयर इज ओनली वन एजेंसी, द प्रीमियर एजेंसी एनआईए, उनके पास ही पावर इन्वेस्टिगेट करने का। तो मुंबई अटैक के जस्ट बाद ही है ना हमें एनआईए मिला, और फाइनली अभी अगर हम बात करें तो तहव्वुर हुसैन राना को जो प्रोसिक्यूट करेगा वो कौन करेगा? एनआईए करने वाला है। ऑन चार्जेस ऑफ व्हाट? ऑन चार्जेस ऑफ टेररिज्म, राइट, ऑन चार्जेस ऑफ व्हाट? ऑन चार्जेस ऑफ टेररिज्म। और वहीं हम राना की बात करें तो इज एन पाकिस्तानी ऑरिजिन जिन्होंने फैसिलिटेट किया था। तो इनका बेसिकली मेन काम क्या था? what he did wrong in 26/11 मुंबई अटैक, राइट, उनका क्या पार्ट था? तो बेसिकली तहव्वुर हुसैन राना ने पार्टिसिपेट मतलब फैसिलिटेट किया था किसको? ट्रेवल को, किसके? डेविड हेडली के, है ना, डेविड हेडली के। तो बेसिकली 26/11 मुंबई अटैक हुआ कैसे? अगर आप देखोगे 26/11 मुंबई अटैक को, तो उसमें ना मेजर जो सेंटर थे मुंबई के, जैसे ताज होटल, ओबरॉय होटल, है ना, नरिमन पॉइंट, लियोपोर्ट कैफे, है ना, आपका सीएसटी, राइट, सीएसटी बेसिकली मुंबई का जो मेन रेलवे स्टेशन है ना। तो वहां पर ये दीज आर दी मेजर सेंटर्स, मेजर पॉइंट्स जहां पर टेरर अटैक किए गए। पॉइंट इस बात का है कि हाउ दी पाकिस्तानीज, राइट, हाउ दी टेररिस्ट जो जिन्होंने आपका मास मर्डरिंग करा, राइट, जो मुंबई में आए थ्रू कराची, मुंबई पोर्ट पर आए, उनको कैसे पता था कि फाइनली उनको कैसे पता था कि ये ताज होटल है ना? दे वर नॉट वेरी मच लिटरेट, उनको मुंबई की ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता था। रीजन भी कभी मुंबई में आए नहीं, मुंबई में जब आए तो उन्होंने अटैक किया। तो उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, राइट, इंफॉर्मेशन बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लश्कर ए तैयबा, कि भैया इन जगहों पे जाना है, इन जगहों पर बहुत बड़े मेजर डिग्नेटरीज पाए जाते हैं, है ना, पब्लिक ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां पर आपको टेरर अटैक करना है। बट हाउ द लश्कर ए तैयबा गेट टू नो अबाउट दीज सेंटर्स? दैट इज बाय देयर वन ऑफ द ऑपरेटिव, दैट इज डेविड हेडली। तो डेविड हेडली जो कि अगेन है ना यूएस बॉर्न टेरर, आपके यूएस बॉर्न लश्कर ए तैयबा ऑपरेटिव हैं, इनको इंडिया भेजा गया और उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी एंड फोटोज खींची, राइट, उन्होंने प्रॉपर खींचा फोटोज उन्होंने, और फिर जाकर उन्होंने लश्कर ए तैयबा को दिया कि कैसे आपको एंटर करना है, कैसे आपको एंट्री लेनी है, हाउ यू हैव टू अटैक, किस गेट से जाना है, ये सारी की सारी प्लानिंग जो मुंबई में हुई, राइट, वो डेविड हेडली के थ्रू हुई। तो डेविड हेडली का ट्रेवल करवाना कि डेविड हेडली इंडिया जाएंगे, इंडिया में जाने के बाद प्रॉपर वो फोटो खींचेंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन, राइट, ये फैसिलिटेट किसने किया? राणा ने फैसिलिटेट किया। तो राणा हेल्प डेविड हेडली टू गो टू इंडिया and to understand about the location, the geography of Mumbai, right, and to pinpoint these centers कि यहाँ पर अटैक करना है, ठीक है। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया था ट्रेवल ऑफ व्हाट? डेविड हेडली, जो कि लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव है, राइट, और उन्होंने क्या किया था? वो स्काउटेड द टारगेट्स, हु हैज गिवन द टारगेट्स फॉर 26/11 टेरर अटैक्स, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज, बेसिकली तहव्वुर हुसैन राणा जो है, राइट, एज अ lawyer, as a law entrance examination aspirant, और even as a future law student, एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना
या ये बीच बीच में थोड़ा ब्लिंक हो रहा है ना, आई लुक इनटू इट, बट थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड का बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वापस से वो आ जाता है। या सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एज अ फ्यूचर लॉ स्टूडेंट, राइट, सो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू गाइस आर नॉट लॉ स्टूडेंट, अब लॉ स्टूडेंट बनोगे जब लॉ स्कूल में जाओगे, बट करेंटली यू आर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट, राइट। सो एज अ फ्यूचर लॉ स्टूडेंट और इवन एज अ फ्यूचर लॉयर्स, we should have a curiosity to know about के तहव्वुर हुसैन राणा के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए, राइट, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं तो 2011 में, राइट, 2011 में एनआई क्या, सो 2011 में जब तहव्वुर हुसैन राणा के ऊपर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया एनआईए के द्वारा, तब फाइनली चार्जशीट तैयार की गई। तो चार्जशीट होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए। तो चार्जशीट इज अ डॉक्यूमेंट जो जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है। तो अगर मान के चलो किसी केस में पुलिस मेजरली इन्वेस्टिगेट करती है, पेटी क्राइम्स होते हैं या फिर अगर सीरियस क्राइम्स भी होते हैं लाइक मर्डर, तो उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये चार्जेस लगेंगे। सो मर्डर के चार्जेस लगेंगे अगर मर्डर अकर हुआ है, बट मर्डर के साथ साथ और भी अदर चार्जेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हो सकता है कोई और पर्सन हो जिसने मर्डर को फैसिलिटेट किया हो, है ना, अबिटमेंट किया हो तो अबिटमेंट ऑफ मर्डर, फैसिलिटेशन करना, कॉन्स्पिरेसी हुई हो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगना, इंटेंशन का चार्ज लगना, राइट, मर्डर के दौरान किसी को इंजरी की गई हो तो उस पर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, या फिर अगेन 307। तो अगेन तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग पर्सन होता है, वो चार्जेस लगाता है कि इन इन चार्जेस को इंपोज किया जाएगा, राइट, इन इन चार्जेस को इंपोज किया जाएगा। तो वही हुआ। तो एनआईए ने प्रॉपर चार्जशीट तैयार करी राणा, तहव्वुर हुसैन राणा के लिए और उनके एसोसिएट के लिए, दैट इज डेविड हेडली, डेविड कोलमैन हेडली, है ना, अब और even seven other people. But the question arises, what are the charges? So when we talk about the charges, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर अगर टेररिज्म को लेकर, है ना, टेररिज्म को लेकर कोई लॉ बना हुआ है तो दैट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। सो यूएपीए का सेक्शन 16 जो कि बताता है कमिटिंग अ टेरर एक्ट, then section 18 talks about conspiracy attempting to commit or advocating terrorist act, then section 20, so you don't have to remember the all the section but keep this in mind, right, आपको सारे sections याद करने की जरूरत नहीं है, सारे sections आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, कि यूएपीए 1967 एक्ट के अंदर आपका चार्जेस लगाए गए हैं, 16 के अंदर जैसे कमिटिंग टेरर एक्ट, 18 के अंदर कॉन्स्पिरेसी, 20 के अंदर कि दैट यू आर अ मेंबर ऑफ अ टेरर ग्रुप, राइट। सो आगे चलकर यूएपीए को लेकर न्यूज़ेस आएंगी तो हमारे दिमाग में ना क्लिक करेगा, राइट, कि तहव्वुर हुसैन राणा का हमने करंट अफेयर्स कवर किया था, उसमें हमने यूएपीए 1967 को लेकर हमने चीजें डिस्कस करी थी, जिसमें सेक्शन 16 जो था इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट दी कि आपने कोई टेरर अटैक किया है, राइट, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट दी दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द टेरर ग्रुप, है ना, एंड उसके साथ साथ आपका आईपीसी के सेक्शंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर यहां पर आईपीसी लगेगा कि बीएनएस लगेगा, तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रही होगी, है ना, क्योंकि बीएनएस नया लॉ है, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया, लगना क्या चाहिए बीएनएस, बट लगेगा क्या आईपीसी, इंडियन पीनल कोड लगेगा। रीजन भी बिकॉज क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएस कब से एप्लीकेबल होगा, जुलाई 2024, तो इट मींस बीएनएस विल बी एप्लीकेबल ऑन दोज केसेस जो कि फर्स्ट इंसिडेंट जो अकर्ड हुए वो जुलाई 2024 या उसके बाद से अकर हुए, बट उसके पहले अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है मतलब बिफोर जुलाई 2024, आईपीसी के सेक्शन इंपोज होंगे, राइट, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन जो है वो इंपोज होते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए इस केस के अंदर section 121 which talks about waging war against the government, section 121
कैपिटल ए ऑफेंस अंडर 121, 302 मर्डर, 468 फॉर्जरी, 471 यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट, है ना, ये सारे सेक्शंस इंपोज किए गए। बट हमारे दिमाग में क्लिक करना कि इस पे आईपीसी लगेगा, क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द एक्ट, ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम, राइट, और वो कब हुआ? 26/11। एट दैट टाइम इंडिया के अंदर क्या, कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? दैट इज आईपीसी, दैट इज आईपीसी। तो इसलिए कौन सा लॉ लगेगा? इंडियन पीनल कोड लगेगा, बिकॉज क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता, राइट? क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी इम्पोज या कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब जिस दिन वो आपका एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ, राइट, जिस दिन क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ, उसके प्रीवियस डेट से अप्लाई नहीं हो सकता, राइट? सो इसलिए आईपीसी जो है वो इंपोज होगा आपका तहव्वुर हुसैन राणा के ऊपर, और यूएपीए के सेक्शन 16, 18 और 20 उन पे लगाए गए। नाउ the question is, now let's understand about 26/11 मुंबई टेरर अटैक, है ना? आपके 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ क्या था? तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं 26/11 मुंबई टेरर अटैक की, तो बेसिकली ये 26 नवंबर 2008 में ये इंसिडेंट हुआ, राइट? और इंडिया ने बहुत सारे ऐसे टेरर अटैक विटनेस किए हैं, बट देखा जाए एक ऐसा दिल दहलाने वाला और एक ऐसा टेरर अटैक, क्योंकि जब भी हम टेरर अटैक की बात करते हैं तो हम मेजरली हमारे दिमाग में जम्मू एंड कश्मीर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, या फिर कुछ मेजर बॉम्ब ब्लास्ट आते हैं, राइट? बट एक ऐसा टेरर अटैक जहां पर टेररिस्ट जो है वो एक दिन नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन तक उन्होंने हैवॉक किया, है ना? और एक ऐसा शहर जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी, उसके मेन सेंटर्स में जाकर उन्होंने टेरर एक्टिविटी करी। एंड इट इज अ टेरर अटैक जहां पर नॉट बाय अ बॉम्बिंग, राइट, कि ह्यूमन बॉम्ब हो या नॉर्मल आपने प्लास्टिक बॉम्ब लगा दिया। they were the humans, right? They were the terrorists, जो कि उन्होंने AK-47 मल्टीपल वेपन से उन्होंने मर्डर करना स्टार्ट किया पब्लिकली, राइट? तो वही चीज यहां पर बताया गया। और इस टेरर अटैक के अंदर 10 लश्कर ताइबा के गनमैन आए, टेररिस्ट आए, जिसमें से एक जिंदा भी बचा था, जिनको अब फांसी की सजा दे दी गई है, अजमल कसाब, है ना? So they have traveled by sea from Karachi to Mumbai and carried out attacks for 4 days. 4 दिन तक उन्होंने अटैक किया, right? The ease with which they carried out the attack revealed what? जितने आसान तरीके से उन्होंने टेरर अटैक किया ना, उससे इंडिया के बारे में कुछ चीजें रिवील हुई, कमजोरी समझ में आई। दैट इज कि हमारे देश में वीकनेस है इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी में, बिकॉज दे केम फ्रॉम कराची टू मुंबई सी रूट के थ्रू है, नॉट बाय अ लैंड रूट, सी रूट के थ्रू। तो दिस शोज कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत वीक है। दूसरा, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम में भी बहुत बड़ा फ्लॉ निकल के सामने आया। Then we'll also get to know about the shortcoming in the counter-terrorism infrastructure and local police. जब 4 दिन तक ये अटैक चला, तो दिस शोज कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी कितनी वीक है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वीक है, और उसके साथ साथ हमारे देश में जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है और इवन जो लोकल पुलिस है, दे वर नॉट मच केपेबल ऑफ इवेडिंग द टेरर अटैक, राइट? ये चीज है ना। लेकिन इस अटैक के बाद हमने धक्का खाया, इंडिया ने धक्का खाया, और धक्का इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट टीचर इन दी लाइफ, राइट? क्योंकि जब तक हमें धक्का नहीं लगता तब तक हम सीखते नहीं है, और जब तक हम सीखते नहीं है तब तक हम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाते। सो आफ्टर दिस अटैक इंडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? into India's strategy and relationship in the world, right? इस अटैक के बाद इंडिया बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना, और अपनी सिक्योरिटी को उसने बहुत हद तक एनहेंस किया, और पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉपर सबक सिखाया। आफ्टर 2008 इफ यू ऑब्जर्व दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इवन रशिया, राइट, हमने दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे, और पाकिस्तान सिर्फ चाइना का अच्छा दोस्त बन के रह गया। नाउ क्या क्या मेजर लॉ चेंज हुए? तो देखा जाए तो मेजरली यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1961 एंड एनआईए एक्ट। तो प्लीज डू रिमेंबर द ईयर, समटाइम्स दे आस्क यू डायरेक्टली। सो यूएपीए इज ऑफ 1961, एनआईए एक्ट इज ऑफ 2008 का है, राइट? वही यहां पर बोला गया। तो मेजर चेंज क्या आया?
तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अमेंड किया गया और एक्सपेंड की डेफिनेशन किसकी, टेररिज्म की, राइट। हमने अपनी टेररिज्म की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एक्ट पास हुआ बाय द पार्लियामेंट, जिससे हमारे देश में फर्स्ट ट्रूली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो आपकी बॉर्न होती है, दैट इज एनआईए। और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर भी फ्लोट किया गया बाय द देन गवर्नमेंट, बट वो इतना नहीं चल पाया, है ना, बिकॉज इट वायलेट द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसिंग। सो ये भी चीज क्लियर, ये भी क्रिएट की गई थी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, बट इट डिडंट गेट सक्सेसफुल, और इवन इट इज आल्सो ब्रीचिंग द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिसिंग को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा था, क्योंकि तीन मेजर फ्लॉज हमें देखने को मिले थे कि लोकल पुलिसिंग में भी था। तो लोकल पुलिसिंग बेसिकली टेरर एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया जिससे पुलिसिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन इट वाज कम अंडर व्हाट, इट इज कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट के एम्बिट में था। लेकिन पुलिस किसके एम्बिट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में। तो पुलिस का जो रोल था वो क्या डिप्लीट होता हुआ चल रहा था, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच कर रहा था ये सेंटर, इसलिए इनिशियली फ्लोट किया गया, बट ड्यू टू दी सेपरेशन ऑफ पावर का ब्रीच इसको फिर आगे नहीं लेके जाया गया। लेकिन मेजरली दो चीजें हमें देखने को मिलेगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट राणा, राइट, कि तहव्वुर हुसैन राणा और उनका डेविड हेडली के साथ रिलेशन, और एलईटी मतलब लश्कर ए तैयबा के वन ऑफ दी ऑपरेटिव कैसे बने, परपेट्रेटर कैसे बन गए 26/11 के। तो जब हम राणा की बात कर रहे हैं, करेंटली इज अ 63 ईयर ओल्ड, राइट, एंड ही इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ डेविड हेडली, राइट। डेविड हेडली के चाइल्डहुड फ्रेंड है। राणा ने पढ़ाई करी है आपके हसन अब्दुल गलत स्कूल पाकिस्तान से, हेडली ने भी वही स्कूल अटेंड किया फॉर 5 years। सो डेविड हेडली ने भी पाकिस्तान में पढ़ाई करी है ना। आफ्टर अ स्टिंट एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर थे, फिर उसके बाद वो कनाडा मूव कर गए एंड इवेंचुअली उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, राइट। सो ही वाज बोर्न एंड बॉट अप एंड इवन डिड एजुकेशन इन व्हाट, इन पाकिस्तान, and he was the doctor in the Pakistan army. After that he moved on to the Canada and eventually he got the what, citizenship of Canada. फिर बाद में राणा ने स्टैब्लिश किया एक कंसल्टेंसी फर्म, उसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस। कहां पर, शिकागो में, है ना, जो कि ब्रांच था उसके बिजनेस का, और इवन उसके बिजनेस के ब्रांचेस भी थे मुंबई में। और इसी वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस इन शिकागो, और उस शिकागो के बिजनेस के ब्रांचेस मुंबई में भी थे, और इसी वजह से डेविड हेडली को ना एक प्रॉपर क्या, परफेक्ट आइडेंटिटी कवर मिल गया, जिससे उनकी सीक्रेसी बनी रहे और किसी को शक भी ना जाए कि डेविड हेडली बेसिकली आए क्यों इंडिया में, राइट, आए क्यों इंडिया में। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, एक्सट्रेडिशन क्या है। सिंपल सी भाषा अगर हम बात करें, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट, इफ वी अंडरस्टैंड अबाउट एक्सट्रेडिशन, तो एक्सट्रेडिशन है क्या। देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम लोगों ने शायद पाब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार, द ड्रग लॉर्ड, राइट, कोलंबिया का एक समय में बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रग लॉर्ड था, और उसकी वजह से एक्सट्रेडिशन जो है ना बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी थी हमारे दुनिया के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, राइट। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल व्हाट एक्सट्रेडिशन इज, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती हुई चलेगी। सो देखो, जब भी हम एक्सट्रेडिशन की बात करते हैं, एक्सट्रेडिशन क्या है, एक्सट्रेडिशन इज समथिंग टू ब्रिंग बैक, राइट, टू ब्रिंग बैक, दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सट्रेडिशन। सो लेट मी टेल यू, सो इफ देयर आर टू कंट्रीज, सो एक कंट्री है, इसका नाम है कंट्री ए, एक दिस कंट्री है जिसका नाम है कंट्री बी, राइट, देयर आर टू कंट्रीज। अब ऑब्वियस ही बात है, कंट्री ए का खुद का लॉ होगा, आपका लेक्स लोकी, लॉ ऑफ द लैंड, और उसका लॉ सिर्फ ए कंट्री के टेरिटरी तक ही अप्लाई होने वाला है। सेम गोज विद बी, तो बी कंट्री का जो लॉ होगा वो बी कंट्री के ही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तक ही रहेगा एप्लीकेबल। बट मान के चलते हैं कि एक पर्सन है, वो पर्सन बेसिकली बी कंट्री के अंदर रहता है, राइट, बी कंट्री के अंदर रहता है, और ये जो रिस्पेक्टिव पर्सन है, इसने बी कंट्री के अंदर कोई क्राइम कमिट नहीं किया, नथिंग, कोई क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन ये इसका बिजनेस ड्रग्स का है, तो ड्रग्स ये बी कंट्री में नहीं बेचता, ये बेचता है कहां पर, ए कंट्री में। सो अकॉर्डिंग टू दी ए कंट्री, जो बी कंट्री का जो पर्सन है, राइट, दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल,
even though this person living in a B country, even though he's not committing a crime in a B country, he is not violating a law in the B country, because ड्रग्स वो बेच नहीं रहा है, यहाँ पर वो ड्रग्स कहाँ बेच रहा है, ए कंट्री में। तो इसने ए कंट्री के लॉ के हिसाब से, आपका आपका ब्रीच किया है, राइट, लॉ ब्रीच किया है ए कंट्री के लॉ के हिसाब से, राइट, ही इज अ क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू द A1। सो व्हाट विल हैपन, यहां पर ए कंट्री जो है वो बात करेगा बी कंट्री से, राइट, ए कंट्री एंड बी कंट्री दे विल टॉक टू ईच अदर, राइट, और वो ये बोलेंगे, ए कंट्री के ऑफिशियल्स बोलेंगे बी कंट्री को कि देखिए आपके देश में जो पर्सन है, आपके देश में जो पर्सन यहाँ पर रह रहा है, राइट, इस पर्सन ने ना, हो सकता है कि आपके देश में क्राइम कमिट नहीं किया, बट हमारे देश में क्राइम कमिट किया है, एंड दैट इज वाई वी वांट कि आपके देश में ये इंसान रह रहा है, आपके देश में क्रिमिनल नहीं है, ये फ्रीली घूम सकता है, बट हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में से बहुत मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज करी हैं, सो वी वांट कि इस पर्सन को आप हमारे देश में भेजो, जिससे हम अपने कंट्री के लॉ के हिसाब से इसको प्रोसिक्यूट कर सके, एंड दैट इज व्हाट एक्सट्रेडिशन इज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रेडिशन, दैट इज व्हाट, that is bringing back someone who ran away, right, read it very carefully, क्या लिखा है, किसी को वापस लेके आना जो भाग गया है फ्रॉम योर कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, तो आपके कंट्री में क्राइम कमिट करने के बाद वो किसी और देश में भाग गया है, राइट, जैसे मेहुल चौकसी वो चले गए, है ना, दिस किंगफिशर के जो वो थे, किंगफिशर एयरलाइंस के जो हेड थे, राइट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, राइट, अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन जो इवन आरसीबी के भी ओनर रहे हैं, है ना, जो आरसीबी के भी ओनर रहे हैं, दैट वन, आरसीबी की भी ओनर रहे, सो दैट वन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, राइट, Vijay Mallya. So Vijay Mallya, they have committed economic crimes in कहां पर, in India, and they moved to what? They moved to the US और कोई अलग कंट्री में चला गया, है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है ना कि उन्हें वापस हमें लेके आने, राइट, तो वही, तो आफ्टर कमिटिंग क्राइम वो आपके देश से भाग गया, किसी दूसरे देश में चला गया, और इसीलिए एक्सट्रेडिशन क्या होता है, एक्सट्रेडिशन बेसिकली डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ दैट पर्सन, द डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or have been convicted of a crime, right, convicted of a crime. So basically Rana की बात करें, so Rana even though was not convicted of a crime but he is alleged to have committed, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, अभी ट्रायल चलेगा प्रॉपर ढंग से वो चीज। चलिए अब वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर एक्सट्रेडिशन लॉज क्या क्या है, देखा जाए तो हमारे देश के अंदर जो वन ऑफ द मेजर लॉ है एक्सट्रेडिशन का, एंड दैट इज व्हाट, एक्सट्रेडिशन, मतलब इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962. So this is what the major law is. This is what the major law is. Extradition Act of 1962. और extradition treaty की definition कहाँ define की गई है? Section 2 subsection D के अंदर, right? So Section 2 subsection D of this law talks about extradition treaty, and Section 2 subsection C talks about the extradition offenses, कि what are the offenses जिसके बेसिस पर आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो that respective person को। तो देखिए, तो वही दिया हुआ है एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं, है ना, तो वही बोला गया, इन अ रिलेशन टू अ फॉरेन स्टेट, बीइंग अ ट्रीटी स्टेट और being a treaty state, an offense provide for in the extradition treaty with that state। देखो जब भी ट्रीटी साइन होती है ना, तो जैसे आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल ऑफ ए एंड बी कंट्री, राइट, सो अब ए कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है बी से, तो जब रिक्वेस्ट करती है ना तो आगे चलकर बी कंट्री को भी मदद, बी कंट्री को भी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि बी कंट्री को भी ऐसा लगे कि आज के दिन तो ए को जरूरत है, लेकिन कल के दिन ये भी हो सकता है ना कि एक कोई हमारे देश का पर्सन या फिर इवन ए कंट्री का पर्सन हमारे देश में क्राइम कमिट कर दे, तो हमें भी एक्स्ट्राडिट कराना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ट्रीटी साइन होगी, राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ट्रीटी साइन होगी, और उसी ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। और वो ट्रीटी क्लियरली ये चीज स्टेट करती है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट, इज अ बाइलेटरल ट्रीटी, कि अगर हमारे देश में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके देश के लिए क्रिमिनल है तो हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके देश में कोई पर्सन रह रहा हो, हमारे देश के लिए वो क्रिमिनल है, तो आप भी उसे एक्स्ट्राडाइट करोगे,
है ना? सो दैट इज व्हाट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इज, दैट इज व्हाट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। तो वही लिखा गया, इन रिलेशन टू द फॉरेन स्टेट, दैट मींस व्हाट, यहां पर एक्सट्रेडिशन ऑफेंस की बात करें तो सिंपल सा यहां पर यूएस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राणा का एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूएसए। तो इन रिलेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीइंग अ ट्रीटी स्टेट, मतलब यूएसए जो है, यूएसए और इंडिया के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। सो इंडिया, यूएसए इज अ व्हाट, यूएसए इज अ ट्रीटी स्टेट and offense provide for an extradition treaty with that state. That means कि उस ट्रीटी के अंदर ऑफेंस भी लिस्ट किए जाते हैं कि अगर ये ऑफेंस कमिट किया गया तो आप एक्सट्रेडिशन करोगे, ये ऑफेंस किया गया तो एक्सट्रेडिशन होगा, अगर ये वाला ऑफेंस हुआ तो एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। जैसे थेफ्ट में, शायद थेफ्ट एक पेटी क्राइम है, उसमें शायद एक्सट्रेडिशन ना हो, है ना, लेकिन मर्डर, टेररिज्म, इन केसेस में एक्सट्रेडिशन हो जाए। तो उस ट्रीटी के अंदर जो भी ऑफेंसेस लिस्ट डाउन किए गए हैं उस ऑफेंसेस को एक्सट्रेडिशन ऑफेंसेस बोले जाते हैं, सिंपल। तो एक्सट्रेडिशन ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस व्हिच आर लिस्टेड इन द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। वही लिखा गया, इन रिलेशन टू द फॉरेन स्टेट अदर देन अ ट्रीटी स्टेट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर अंडर द लॉज ऑफ इंडिया और अ फॉरेन स्टेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रीटी के अंदर स्पेसिफाई नहीं होता, कभी कभी ट्रीटी के अंदर ऑफेंसेस मान के चलो जैसे यूएस के साथ था, लेकिन हो सकता है किसी हमने और कंट्री के साथ, फ्रांस के साथ हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी है, बट उस ट्रीटी के अंदर ऑफेंसेस लिस्ट डाउन नहीं किए गए। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट इंडियन लॉ के हिसाब से 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, राइट, इम्प्रिजनमेंट 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, उन ऑफेंसेस में एक्सट्रेडिशन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा, राइट, वो अलाउ कर दिया जाएगा। अब एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब मींस एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट और एक अरेंजमेंट है ना, जो कि इंडिया करता है किसके साथ, फॉरेन स्टेट के साथ, मतलब किसी और कंट्री के साथ, रिलेटिव व्हाट, रिलेटिव टू द एक्सट्रेडिशन ऑफ अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स। फ्यूजिटिव मतलब भगौड़े, फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़े, तो भगौड़े क्रिमिनल जो होते हैं इंक्लूड व्हाट, इंक्लूडिंग एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट और अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव criminals made before 15th day of August 1947। तो इवन अगर भारत की आजादी के पहले भी हमने कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करके रखी है ना, तो वो भी एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद भी जो हमने ट्रीटी साइन करके रखी है भारत की आजादी के बाद, वो भी एक्सट्रेडिशन आपका ट्रीटी जो है वो अलाइव रहेगी। मतलब इवन इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले भी, बिकॉज बिफोर द इंडिपेंडेंस दिस इंडिया इज व्हाट, ब्रिटिश इंडिया, तो उन्होंने भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करके रखी हुई थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके क्रिमिनल्स थे ब्रिटिशर्स की नजरों में, लेकिन हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट, जैसे सुभाष चंद्र बोस, तो उन जैसे लोगों के लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिश इंडिया ने, तो वो अभी भी एक्टिव है, अभी भी लाइव मानी जाएगी। क्लियर? चलिए, नाउ अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमें समझने चाहिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को लेकर। तो देयर इज वन प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, तहव्वुर राणा जो है, तहव्वुर राणा, तहव्वुर राणा के केस में डुअल क्रिमिनलिटी कैसे अप्लाई हो सकता है? डुअल क्रिमिनलिटी तब अप्लाई हो सकता है जब इंडिया में एक्सट्रेडिट हो गए, है ना, लेकिन कहां से हुए? यूएस से हुए, तो यूएस की गवर्नमेंट भी उनको पनिश करे और उसके बाद उनको इंडिया एक्सट्रेडिट किया जाए और इंडियन गवर्नमेंट भी उनको पनिश करे। मतलब जो कंट्री एक्सट्रेडिट कर रही है और जो कंट्री एक्सट्रेडिट में वो लेके आ रही है, राइट, जो कर रही है और जो करवा भी रही है, दोनों कंट्रीज में वो क्या हो, आपका प्रोसिक्यूट हो जाए और उसको पनिशमेंट मिले। जब दोनों कंट्रीज में उसको पनिशमेंट मिलेगी तब जाकर हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। तो वही लिखा है, द एक्ट, राइट, लिसन वेरी केयरफुली, द एक्ट फॉर विच एक्सट्रेडिशन, जिस काम के लिए आपको एक्सट्रेडिशन किया जा रहा है, मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ व्हाट, अ क्राइम विच इज पनिशेबल बाय whom, by some minimum penalty in both the requesting and requested state। मतलब जो कंट्री एक्सट्रेडिट कर रही है और जो कंट्री एक्सट्रेडिट करवा रही है, दोनों कंट्रीज में वो क्राइम अगर पनिशेबल होगा तो दोनों देशों में पनिश किया जाएगा, और एक्सट्रेडिशन में उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। क्यों? क्योंकि एक एक्ट था, देयर इज ओनली वन एक्ट, और उस एक्ट में दो अलग अलग कंट्रीज से पनिशमेंट दी गई ना, यूएस से भी दिया गया और इंडिया से भी मिली,
So that is what principle of dual criminality is. But now the question is, there is one more principle, and that is rule of speciality. Now what is this rule of speciality in the extradition? So rule of speciality की जब हम बात करें, so जहां पर whereby a person which is extradited, तो let me give you the example. तो यहाँ पर राणा को मान लो, तहव्वुर हुसैन राणा है ना, जिनको एक्सट्रेडिट किया गया टू अ कंट्री, कहां पर, इंडिया में, टू स्टैंड ट्रायल, जो अब ऑब्वियसली बात है वो उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, चार्जशीट तैयार हो गई है ना, यूएपीए एक्ट के अंदर सेक्शंस लगे हैं और इवन आईपीसी के अंदर सेक्शंस लगे हैं, तो ट्रायल लगेगा फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस, मे बी ट्राइड ओनली फॉर दोज ऑफेंसेस एंड नॉट एनी अदर ऑफेंसेस। तो यहाँ पर रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या है? रूल ऑफ स्पेशलिटी इज अ रूल जहां पर जिस पर्सन को एक्सट्रेडिट किया गया ट्रायल में, उसमें कुछ ही क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर उसके ऊपर ट्राई किया जाएगा, है ना, जो उसने सही में कमिट किए गए, बाकी अदर ऑफेंसेस के लिए उसको ट्राई नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि तहव्वुर हुसैन राणा ने इंडिया में अपार्ट फ्रॉम दिस की परपिट्रेटेड इन 2611 थेफ्ट का या मर्डर का भी चार्ज लगाओ, या इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट किया हो, या यूएस में उसने कुछ क्राइम कमिट किया हो, तो उसके ऊपर, उस ऑफेंस के ऊपर या उस क्राइम के ऊपर ट्रायल नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्सट्रेडिशन इज, राइट, दिस इज व्हाट एक्सट्रेडिशन इज। लास्ट में कुछ पॉइंटर्स हमें दिमाग में रखना है ना, तो वही लिखा हुआ है कि इंडिया की बात करें तो एक्सट्रेडिशन जो है किसके लिए होती है? भगौड़े लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि भाग जाते हैं वो, है ना। इट वाज गवर्न्ड अंडर द व्हाट? इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962। तो इस एक्ट से बेसिकली पूरा एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ बोथ एक्सट्रेडिटिंग पर्सन टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज। बेसिकली ये ऐसा लॉ है जो कि दोनों पार्टीज को देखता है, मतलब दोनों तरीकों से ये लॉ जो है आपका फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर इंडिया से किसी पर्सन को एक्सट्रेडिट करना है, भेजना है, या फिर इंडिया से एक्सट्रेडिट करवाना है, तो दोनों के लिए, दोनों ऑफेंसेस के लिए, दोनों एक्ट के लिए यही लॉ एप्लीकेबल होगा। वही बोला गया। तो बेसिस ऑफ एक्सट्रेडिशन कुड बी व्हाट? ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड द अनदर कंट्री। मतलब बेसिस क्या होता है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर बोथ कंट्रीज के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होगी, देन एक्सट्रेडिशन होना आसान हो जाता है। अगर हम आज की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज इंडिया, so at present India has an extradition treaty with more than 40 countries, right? 40 countries के साथ इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, और एक्सट्रेडिशन अग्रीमेंट कितने लोगों के साथ है? 11 कंट्रीज के साथ, 11 कंट्रीज के साथ, राइट, 11 कंट्रीज के साथ। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। चलो, so guys, this is it, है ना। So please cite for a minute. चलो, I'll just show you the slide and just you can take the screenshot of every slide, है ना। फर्स्ट से स्लाइड से मैं दिखा दूंगा। ओहो, yeah, this is the first page, then next page, second page, third page, there's a fourth one, there's a fifth one. It's about Tahawwur Rana, Tahawwur Hussain Rana. Next one, it's about what extradition is. This is about what are the Indian laws relating to the extradition. Yeah, so guys, that's it, है ना। So yeah, this is what जो हमें डिस्कस करना था आज के सेशन में, है ना। बाकी अपन मिलते हैं in the next session with more exciting current affairs, with more interesting facts. But for the time being, we'll rest our session here and तब तक के लिए bye bye. But before we end this session, अगर ये session आपको अच्छा लगा हो, so do click on the like button, do subscribe to our channel and do click on the bell icon, जिससे आप अपडेटेड रहे आपके अपकमिंग सेशंस और अपकमिंग वीडियोस को लेकर, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं 2 या 3 स्ट्रेटेजी वीडियोस लेके आने वाला हूँ रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर, रिलेटेड टू द नोट्स एंड रिलेटेड टू द मंथली मैगजीन्स। सो बी एक्टिव ऑन दिस चैनल, राइट। बहुत जल्दी आपको इनके ऊपर भी क्लैरिटी मिलती हुई चलेगी। क्या, सो बाय बाय गाइस, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।